पल्पेशन थोरेसिक मसल, हम उसको पल्पेट करेंगे। स्केलेटन को भी पल्सेशन को चेक कर लेंगे। टेंडरनेस का मतलब ये है कि हम अगर जब हम उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये तो ऐसा नहीं है कि दर्द महसूस कर रहा है, बल्जिस कभी जगह उभरा हुआ है तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, मतलब किपोसिस लार्डोसिस तो नहीं है, मासिस को चेक करो कि नॉर्मल मास तो नहीं बना हुआ है। अनयूजुअल मोमेंट्स को, इलास्टिसिटी ऑफ द रिब केज इलास्टिक है नहीं है, इलास्टिसिटी मेंटेन है, इमोबिलिटी ऑफ द स्टर्नम, रिजिडिटी ऑफ थोरेसिक स्पाइन, या किसी जगह में रिजिडिटी तो नहीं आई है, मतलब स्पाइंडाइलोसिस में है या ये स्टिफ हो जाते हैं, अक्सर स्पाइन जो है ना स्टिफ हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्रिबिटस एबनॉर्मल क्रैकल साउंड इस तरह है, क्रैकली और क्रैंकली सेंसेशन कैन बी बोथ पल्पेटेड एंड हेयर्ड, जो कि बोन्स की एबनॉर्मलिटी है। इंडिकेट ईयर एंड द सबकोटिनियस टिश्यू, या सबकोटिनियस टिश्यू में ईयर तो नहीं है, रप्चर समवेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्फेक्शन विद गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। फ्रैक्शन रब, फ्रैक्शन रब क्या है? इन्फ्लेम्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है फ्लूरा, अगर वो किसी वजह से इंजरी हो जाए वहाँ पे, या इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर फ्रैक्शन रब होगा। एबनॉर्मल साउंड है और इसी का नाम है फ्रैक्शन रब। पल्पेबल कोर्स ग्रेटिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वहाँ पर होगी यूजुअली ऑन इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन ले रहे होते हैं, हवा को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या वाइब्रेशन हमें महसूस होगी प्लूरा में। थोरेसिक एक्सपेंशन क्या है कि नॉर्मल जो हम थोरेसिक एक्सपेंशन नॉर्मल इंसान की जनरली जो थोरेसिक जो सीने की जो लंबाई है ना, चौड़ाई है, जिसको हम नापते हैं इंच टेप से या मेजरिंग टेप से, तो अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है। अगर 2 to 5 सेंटीमीटर इसमें एक्सपेंशन आई है तो तब भी ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है थोरेसिक एक्सपेंशन हुई है। लॉस ऑफ सिमेट्री इन द मूवमेंट ऑफ थम्स, या मतलब आपने दोनों थम्स को रखा एक जगह पर, ज़्यादा डिस्टेंस है स्पाइन से और दूसरी जगह से कम डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि एक साइड पे एक्सपेंशन हुई है। सजेस्ट प्रॉब्लम ऑन द वन और बोथ साइड, अगर दोनों साइड्स पे है तो दोनों साइड की एक्सपेंशन होगी, अगर एक साइड पे वो ठीक है बिल्कुल डिस्टेंस है और दूसरी साइड पे थोड़ा ज़्यादा है तो ये क्या है? एक्सपेंशन है, थोरेसिक एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये है कि थोरेसिक एक्सपेंशन मतलब ये बिल्कुल मिड पॉइंट है और आपने इंच टेप खुलिया इस तरह आपने ये किया, और वो अगर 2 to 5 सेंटीमीटर तक है तो ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है थोरेसिक एक्सपेंशन हुई है, जो कि नॉर्मलिटी है। ये देखो ना, बिल्कुल ये जो थम्स है ना बिल्कुल नॉर्मली एक जैसे हैं। अगर एक थंब नॉर्मल बिल्कुल मिड लाइन से, ये जो मिड लाइन है ना यहाँ से सारी, यहाँ से ये जो मिड लाइन है यहाँ से थोड़ा इधर उधर जाए तो इसका मतलब है उसी साइड पे नॉर्मल एक्सपेंशन हुई है। टेक्टाइल फ्रेमेटस, पल्पेबल वाइब्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल में वाइब्रेशन है दैट रिजल्ट फ्रॉम स्पीच और अदर वर्ड, अगर जब बोलने के बाद आपको वाइब्रेशन महसूस होगा या बोलने के बाद जो आपको जो वाइब्रेशन महसूस होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एबनॉर्मल वाइब्रेशन है, तो ये टेक्टाइल फ्रेमेटस है। नोट द पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, नॉर्मली जो पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया होती है ना तो ये क्या है? मिड लाइन पे होती है एंड स्लाइटली डिविएटेड स्लाइटली टू द राइट। क्यों राइट साइड पे थोड़ा सा डिविएशन हुई है? क्योंकि आयोटिक आर्च है वहाँ पे, आयोटिक आर्च की वजह से थोड़ा सा राइट साइड पे डिविएट हुई है, लेकिन बिल्कुल मिड लाइन पे होती है। ये क्या है? 2 मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग टेक्टाइल फ्रेमेटस, तो टेक्टाइल फ्रेमेटस वाइब्रेशन को मालूम करने के लिए ये 2 मेथड है। नंबर 1, विद फार्मर सर्विस ऑफ बोथ हैंड, दोनों हाथों की जो फार्मर सर्विस है आपने ऊपर रखा, विद अल्नर एस्पेक्ट, या आपने अल्नर एस्पेक्ट यहाँ पे रखा और आपको उससे आपने कहना है कि आप कुछ लफ्ज़ बोलिए, जब वो बोलेगा या बोलेगी तो आपको आपके हाथों पे वाइब्रेशन होगी। इसका मतलब ये है कि ये टेक्टाइल फ्रेमेटस है, नॉर्मल वाइब्रेशन से है जो कि आपको महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल ट्रिकिया, पल्पेटिंग द इवोल्यूट मिड लाइन पोजीशन ऑफ द ट्रिकिया, ट्रिकिया की पोजीशन को आप इस तरह मालूम करेंगे। और अगर ये राइट साइड भी थोड़ा सा टिल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि ये आयोटिक आर्च की वजह से है। परकशन का मतलब है टू हियरिंग द साउंड ऑफ एन ऑर्गन,
ठीक है, सॉरी, परकशन नहीं, परकशन का मतलब ये है कि स्ट्राइकिंग इन ऑर्गन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, कि हमने इसको स्ट्राइक करना है। परकस चेस्ट, इंटीरियर साइड का भी परकस करो, लेटरल को भी, बैक साइड को भी, उसको फिंगर से या फिस्ट से परकस करो। कंपेयर टोन्स बायलेटरली, दोनों साइड का टोन्स आपने मालूम करना है कि डल है, स्टूनी डल है, रेजोनेंट है। मेजर डायप्रामेटिक स्कर्शन, डायप्रामेटिक स्कर्शन मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता चुका भी हूँ कि डायप्रामेटिक स्कर्शन ये है कि आपने एक बार इनहेलेशन की और आपने किया क्या, नॉर्मली जो आपने एक्सेल किया है ईयर को, तो डायफ्राम की पोजीशन को उसी टाइम पे नोट करो कि यहाँ पर डायफ्राम है, फिर आप इनहेल करो और सांस को अपनी जगह रुक दो अंदर, तो डायफ्राम नीचे जाएगा थोड़ा सा। तो अगर ये नॉर्मल जो हमने सेंटीमीटर दी हुई है, अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा गया हुआ है तो इसका मतलब है कि डायफ्राम नीचे की तरफ गया हुआ है, ये एक्सकर्शन है, अपने हाथ से उसने तिजावत की है। Descent may be limited by several types of pathologic processes. अगर डायफ्राम नीचे अपने कोई पैथोलॉजी है तो डायफ्राम बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। परकशन, परकशन कंटिन्यू है, परकशन टोन्स इंडिकेटर फॉर लंग्स क्या है, रेजोनेंस इज नॉर्मल, अगर नॉर्मली परकस हो रहा है तो ठीक है लंग्स के लिए, क्योंकि लंग्स जो है ना स्पंज स्ट्रक्चर है, ईयर फील्ड है, तो इसका मतलब है ये रेजोनेंट होगा। हाइपर रेजोनेंट इंडिकेट हाई इन्फ्लेशन, अगर ज़्यादा रेजोनेंट हो रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ईयर इसमें आया है इसलिए। डलनेस इंडिकेट डिमिनिश ईयर एक्सचेंज, अगर वो डल साउंड है तो क्या होगा कि इसमें कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई फ्लूइड्स है, तो इसका मतलब है कि ईयर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो डल है। ये परकशन है। यहाँ से फेस्ट परकशन है, ये फिंगर परकशन है, ठीक है। परकशन, ये परकशन सीक्वेंस है कि आपने किस तरह कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह है ना कि एक आपने एक जगह से लेफ्ट साइड से स्टार्ट लिया फॉर एग्जांपल, राइट से लेफ्ट से, ठीक है। तो आपने एक को परकस किए, फिर दो, फिर आपने लेफ्ट साइड से 3 को करना होगा। यहाँ पे देखो ये एक है, ये 2 है, फिर जहन तो ये कहती है ना कि यहाँ से स्टार्ट लो, लेकिन नहीं, उन्होंने 3 यहाँ से स्टार्ट लिया है, फिर यहाँ पे आ गए हैं 4, फिर 5 यहाँ से, फिर 6 यहाँ से, फिर 7 यहाँ से, फिर 8 यहाँ से, अल्टरनेट वाइज। ये डायफ्रामेटिक एक्सकर्जन है ना, तो नीचे दोनों पट्टियों को देखो, नीचे जो स्टिकिंग लगाए हुए हैं, तो इसके दरमियान मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से 3 to 5 सेंटीमीटर आपने, अगर इसकी दोनों के दरमियान इंस्पायरेशन पहले रिलैक्स था, आपने डायफ्राम को परकस किया, यहाँ पर है डल साउंड महसूस हुआ, आपको पता चला कि यहाँ पर डायफ्राम है, ठीक है। क्योंकि लंग्स जो है ना, लंग्स का जो रेजोनेंट साउंड होगा ना, रेजोनेंस होगा, जब डल होगी तो इसका मतलब है कि ये डायफ्राम है। और डायफ्राम वो पर्दा होती है जो कि एब्डोमेन को हमारे चेस्ट कैविटी से डिवाइड करता है। एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी के दरमियान एक पर्दा होता है जिसका मतलब, जिसका नाम होता है डायफ्राम। तो अगर दोनों, और फिर आपने इंस्पिरेशन की और हवा को अंदर रोक लिया, और तो हमने ये अपने ये पढ़ा भी है कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो जब सांस अंदर जाती है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। नॉर्मली जब रिलैक्स था तो ना ऊपर था, जब इंस्पायरेशन की मरीज ने तो नीचे की तरफ चला गया। तो दोनों को नापो, अगर 3 से 5 सेंटीमीटर है तो ठीक है, अगर 3 से 5 ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका डायफ्राम का नाम का मसला है, ये पैथोलॉजी होगी। अस्कल्टेशन का मतलब है टू हियरिंग द वॉइस ऑफ एन ऑर्गन, कि हमने उसको, उसकी आवाज़ को सुनना होगा। Auscultation with a stith provide important clues to the condition of the lungs and pleura. Pleura क्या है, वो पर्दा जो कि हमारे लंग्स की इर्द गिर्द होती है। All sound can be characterized in same manner as percussion notes. जिस तरह percussion notes है, इस तरह हमारी साउंड भी होती है। इसमें इंटेंसिटी को देखना होगा, पिच को देखना होगा कितना नुकदार है या नहीं है, क्वालिटी को देखना होगा, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए वो आवाज़ आ रही है, देखो ना स्ट्रेथ को रखा गया है। ब्रीथ साउंड क्या है, विजिकुलर है। तो विजिकुलर साउंड कौन से है, लंग्स के ऊपर जो साउंड होगी वो विजिकुलर होगी, नंबर 1। ब्रांको विजिकुलर साउंड वो है जब ट्रेकिया के ऊपर होगी तो क्या होगा, ये ब्रांको विजिकुलर है। और ब्रॉन्कियल क्या है जी, सॉरी, विजिकुलर साउंड कौन से है, लंग्स के ऊपर जो साउंड होती है
जब हम उसको स्ट्रेच के ज़रिए सुन सकते हैं तो ये है वेजिकुलर। फिर ब्रांको वेजिकुलर क्या है, जो ब्रांकाई के ऊपर होगी, लेफ्ट ब्रांकस राइट ब्रांकस के ऊपर होगी। और इसके बाद है ब्रोंकियल। ब्रोंकियल क्या है, ट्रेकिया के ऊपर जो साउंड होगी वो क्या होगी, ब्रोंकियल। फिर है एम्पोरिक। एम्पोरिक क्या है, ब्लोइंग इनटू दी बोतल। इस तरह आपको महसूस होगा कि मैं बोतल के अंदर क्या कर रहा हूँ, ब्लोइंग कर रहा हूँ, हवा को इसको फूंक रहा हूँ इसके अंदर। जब इंसान एक बोतल की तरह अंदर हवा फूंकता है ना, तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसका नाम है एम्पोरिक। स्ट्रेच प्लेस्ड ओवर द क्यूविटी इनटू द लंग्स। आपने इसको क्यूविटी के ऊपर स्ट्रेच को रखना होगा। फिर केवर्नस। केवर्नस का मतलब है कि इसमें केवरान होगी। केवरान का मतलब ये है कि होल जैसा। आपने देखा होगा कि एक चीज़ है और इसके अंदर क्या है, होल सा बना हुआ है, हैविंग क्यूविटी, जिसके अंदर क्यूविटीज हो, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका नाम है केवर्नस साउंड। ये एडवांटेज, ये नॉर्मल साउंड थे अभी तक, ये वाले, ये ब्रोंकियल, ब्रोंकियोवेजिकुलर, ये नॉर्मल है, और बाकी जितनी भी है एम्पोरिक है, केवर्नस है, ये सारे एबनॉर्मल है। ये एडवांटेशियस साउंड है। ये क्रैकल भी एबनॉर्मल है, रोंकाई भी एबनॉर्मल है, वीज भी एबनॉर्मल है, फ्रिक्शन रब भी एबनॉर्मल है। फ्रिक्शन रब मैंने आपको बताया था कि प्लेउरा मेम्ब्रेन के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जख्म की वजह से होगी ना, कि इंजरी हुई है, ऑपरेशन में कोई इंजरी हो गई मरीज डॉक्टर से, तो अब ना सिर्फ ये समझ ले कि जो ब्रांकियल है, ब्रांकोवेजिकुलर है, वेजिकुलर है, ये तीन नॉर्मल साउंड्स है, और फ्रैक्शन रब है, एडवांटेशियस जो साउंड्स है, ये वीज है, रोंकाई है, क्रैकल्स है, ये सारे अब नॉर्मल है। ठीक है। फिर है मेडियस्टिनल क्रंच, हम साइन। तो हम साइन क्या है, मेडियस्टिनल क्रंच, हम साउंड। मेडियस्टिनल क्रंच या हम साउंड एक ही है। प्रेजेंस ऑफ ईयर एंड फ्लूइड इन द मेडियस्टिनम। जब हमारे मेडियस्टिनम में ईयर हो या फ्लूइड हो, मेडियस्टिनम वो क्यूविटी है जो कि हमारे दो लंग्स के दरमियान जो क्यूविटी होती है उसका नाम है मेडियस्टिनम। अगर इसके दरमियान ईयर हो या फ्लूइड हो तो ये इसका मतलब है ये मेडियस्टिनल क्रंच है, या हम साइन हम इसको कहते हैं। वोकल रेजोनेंस क्या है कि हमारे वोकल कार्ड्स की जो रेजोनेंस है, स्पोकन वॉइस ट्रांसमिट साउंड्स टू द लंग्स फील्ड। जो कि हमारे हम जो अल्फाज बोलते हैं तो ये हमारे जो वो रेजो वॉइस है ये ट्रांसफ़र हो जाती है साउंड्स थ्रू द लंग्स फील्ड के ज़रिए से, दैट में बी हियर्ड विद द स्टेथ, और स्टेथ के ज़रिए हम फिर सुन सकते हैं। द फॉलोइंग ऑडिटरी चेंजेस में प्रेजेंट इन एनी कंडीशन दैट कंसोलिडेट लंग टिश्यू। अगर ये कंडीशन मौजूद हो तो हमारे लंग्स में फिर फ्लूइड्स बनेंगी, कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन क्या है, ईयर इज रिप्लेस्ड बाई पस और ब्लड और फ्लूइड और वाटर। नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर ईयर होती है, अगर ईयर की जगह पस आ जाए, ब्लड आ जाए, फ्लूइड्स बन जाए, वाटर आ जाए, तो इसका मतलब ये कि कंसोलिडेशन है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है ब्रांकोपुनी। हाई पिच साउंड की आवाज़ बहुत तेज सुनाई देगा, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांकोपुनी है। हाँ, फिर एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है ब्रांकोफोनी के पेक्टोरोलोक्वी, पेक्टोरोलोक्वी, इंक्रीज रेजोनेंस ऑफ द वॉइस थ्रू लंग स्ट्रक्चर, कि हमारी लंग्स में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है हमारे, और रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन होगा। फिर एगुपूनी का मतलब है कि कंसोलिडेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जब फ्लूइड्स बन जाए, वाटर बन जाए, ब्लड आ जाए, ब्लड का स्ट्रक्चर हो, और फिर हवा की एम्पलीट्यूड, आवाज़ की एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए, तो फिर हम इसका नाम है एगुपूनी। और हमें ई जो है ये रिप्लेस होगा ए पे। मतलब अगर ई साउंड है वो हमें इस तरह सुनाई देगा कि ए साउंड इस तरह होगा। मतलब आपके अंदर जो ई वाली साउंड है तो बाहर स्ट्रेच पे ए वाला लगेगा,
क्योंकि दरमियान में से किया है, कंसोलिडेशन हुई है। ब्रांकोपुनी, पेक्टोरलिक्वी, गुपुनी हो गया। फिर कप है तो ड्राई कप है, मॉइस्ट कप है, कब से शुरू है, कितने बार आया है, रेगुलर है, इरेगुलर है, पिच क्या है, लाउडनेस क्या है, पोस्टल इन्फ्लुएंस है, क्वालिटी कप की क्या है, स्पूटम है। प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम इज जनरली स्टार्ट विद कप। जब कांसी होगी तो स्पूटम बनेगा। तो स्पूटम की कलर को चेक करो। नॉर्मली जो बिल्कुल क्लियर ग्रे होगा, क्लियर ग्रे या क्लियर वाइट होगा। अगर ये येलो हो जाए स्पूटम तो इन्फेक्शन है। ठीक है, कंसिस्टेंसी को चेक कर लो, ऑर्डर को चेक कर लो कि उसकी बू किस तरह है। तो जब फोल स्मेल स्पूटम होगा ख़राब जैसा, तो इसका मतलब है कि एनिरोबिक इन्फेक्शन हुई है, इसलिए फोल स्मेल स्पूटम बन रहा है। ओल्डर एडल्ट्स और चेस्ट एक्सपेंशन डिक्रीज्ड। बड़े उम्र के लोगों में हमारी चीज जो चेस्ट की एक्सपेंशन है वो कम हो जाता है। रिस्पिरेटरी मसल वीक हो जाती है। जनरल फिजिकल डिसेबिलिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द रिब आर्टरी पर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। बोनी प्रोमिनेंस मार्क्ड वो नज़र आ जाते हैं। किपोसिस विद फ्लैटरिंग लंप कर्वेचर, किपोसिस वो बाहर की तरफ क्या है वो झुक जाता है। इंक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, हाइपर रेजोनेंस कॉमन। ये बुढ़ापे में जो एबनॉर्मेलिटीज है वो है। साइन ऑफ रिस्पिरेटरी डिजीज़, जब रिस्पिरेटरी डिजीज़ होंगे ना तो ये मसले मसाइल आएंगे मरीज़ को। साइन ऑफ रिस्पिरेटरी डिजीज़ क्या है, कब होगा, खांसी होगी, रिफ्लेक्स रिस्पांस टू क्लियर लोअर रिस्पिरेटरी। अगर लोअर रिस्पिरेटरी में वहाँ पर कहाँ पर हर्डल है तो कब आएगा, जिसकी वजह से वो क्लियर होगा। द मटीरियल कप्ड अप फ्रॉम द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इज स्पूटम। वो जो मटेरियल आएगी उसका नाम है स्पूटम। व्हेन स्पूटम इज प्रोड्यूस इट इज़ अ प्रोडक्टिव कप। जब स्पूटम होगा इसका मतलब है कि ये प्रोडक्टिव कप है। व्हेन ब्लड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड हेमोप्टोसिस। अगर कांसी में ब्लड आ जाए तो इसका मतलब है हीमोप्टोसिस हो रही है। चेस्ट पेन होगा, डिफिकल्टी है ना, डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, टिकिपनिया होगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी, साइनोसिस। When oxygen saturation slips about 65%, the skin has a dark blue hue. जब साइनोसिस होगी, ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगा ना टिश्यू को, तो फिर साइनोसिस होगी, ब्लूइश कलर आएगा, क्लबिंग होगी, बल्बस बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट होगी। अब दी एंड ऑफ द डिजिट्स, हमारे जो डिजिट्स है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, उभरे हुए हो नज़र आएंगे फ्रॉम क्रॉनिक हाइपोक्सिया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसलिए। फिर एबनॉर्मेलिटीज हम कंटिन्यू करेंगे आगे।